बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी तक हमने अपर लिम्ब के सारे क्लिनिकल अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। आलमोस्ट सारे क्लिनिकल डिस्कस हो चुके हैं और इंशाल्लाह इनमें से पेपर में कोई ना कोई आ जाएगा। अभी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ना थोरेसिक वाल के जो है ना थोरेक्स के क्लिनिकल उनको कलेक्शन की हुई है। कॉपी पेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है लेकिन आपको ना एक आइडिया हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि कोई क्लिनिकल आपका रह जाएगा। मे बी फिर आप मज़ीद अपना देखिए। अच्छा, पहला जो क्लिनिकल है वो है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इंतहाई ईजी वे में टू स्ट्रक्चर पासी थ्रू थोरेसिक आउटलेट। थोरेसिक आउटलेट क्या होता है? ऊपर होती है जनाब, हमें पता है कि क्लेविकल होती है, ठीक है। नीचे होती है जनाब फर्स्ट रिब। इन दोनों के दरमियान ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, ये होती है स्पेस बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब हो गया। इसके अंदर से क्या होता है? सब क्लेवियन आर्टरी और फर्स्ट थोरेसिक नर्व निकलती है, इसलिए इसे हम थोरेसिक आउटलेट कहते हैं। फर्स्ट थोरेसिक T1, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलेगी? सब क्लेवियन और T1, ये दोनों निकल रही हैं। लो ट्रंक का ब्रेकियल प्लेक्स C8 और T1 होगा। दी आर पुल्ड बाय प्रेस्ड बाय सर्वाइकल रिब। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल्स में ना, लेट मी फोकस इट, ओके, कुछ इंडिविजुअल्स में ना एक एक्स्ट्रा रिब होती है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल रिब। ये अमूमन नॉर्मली नहीं होती लेकिन कुछ में होती है सर्वाइकल रिब। वो सर्वाइकल रिब कहाँ पे आ जाती है? ये जो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ यहाँ पे आ गई। अब ये इसने थोरेसिक आउटलेट को ना एक किस्म का ब्लॉक कर दिया, तो ये इसके ऊपर कंप्रेस करेगी, ठीक है। वेरिएशन इन द इंसर्शन ऑफ सिक्लेनियस इंटीरियर और मिडिल, जो होता है ना सिक्लेनियस मसल होता है यहाँ पे इंटीरियर और मिडल, उसकी जो है ना इंसर्शन को भी एक तो रोकेगी। कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक का सेंसरी लॉस अक्रॉस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म। हमें पता है लोअर ट्रंक का ब्रेकियल प्लेक्सिस से अल्नर नर्व निकलती है, तो मतलब अल्नर नर्व को कंप्रेस करती है। अल्नर नर्व किसे करती है? मीडियल ऑफ द फोर आर्म को, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द आर्म फोर आर्म से गुजरती हुई यहाँ पे 1.5 जो होता है ना वो पाम को कर लेती थी। तो वो सारे के सारे मसल जो है ना वेस्टिंग हो जाएगी उसकी। वही कह रहा है कंप्रेशन ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी अगर होगा। अच्छा, ये तो नर्व की बात है। अब सब क्लेवियन आर्टरी जो है ना वो एक्सिलरी आर्टरी में, एक्सिलरी फिर ब्रेकियल में, अगर यहीं पे कंप्रेस होगी सब क्लेवियन आर्टरी तो फिर ये क्या करेगी? एस्कीमिया करवाएगी मसल का, जिससे हमें पेन होगी। ओके हो गया, बिल्कुल ईजी सा था। नेक्स्ट रिब फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट रिब में इंजर ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड सब क्लेवियन। अच्छा, अब सर्वाइकल रिब नहीं है लेकिन किसी इंजरी की वजह से ना फर्स्ट रिब जो है ना ये ब्रेक होगी। अब इसकी ब्रेकेज की वजह से क्या होगा? ये फिर स्ट्रक्चर जो है ना कंप्रेस होंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब क्लेवियन वैसे हो गया। अब इसकी वजह मिडल रिब आर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड एंड यूजली रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट ब्लो और क्रशिंग हो गई। कह रहा है वो मिडल ऑफ द रिब जो है ना वो जो है ना वो क्रशिंग इंजरीज़ की वजह से या डायरेक्ट ब्लो यानी बॉक्सिंग के दौरान हो सकता है, तो वो उसके अंदर क्रश हो जाती है। साइट ऑफ फ्रैक्चर इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक हो गया। ब्रोकन रिब में काज नीमोथोरेक्स हो गया, मतलब एयर इन थॉरेक्स नीमोथोरेक्स हो गया। लंग्स और स्प्लीन इंजरी हो गया। अगर ज़्यादा नीचे रिब्स के लग गई है, मिडल रिब या फिर नीचे, तो उसकी वजह से स्प्लीन भी रैप्चर हो सकती है, लिवर भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा लंग्स के जो है पेलूरा डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से नीमोथोरेक्स है। ये हम नीमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, ये सारे आगे डिस्कस करने लगे हैं। फ्रैक्चर ऑफ द स्टर्नम जो होता है ना वो होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है। ब्रेक रिजल्टिंग इन सेवरल पीसीज हो गया। ये टाइम में कह रहा है कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है कि मुख्तलिफ पीसेज। अच्छा, ये स्टर्नम जो होता है ना वो एक तो बायोप्सी लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसका फोकस को क्या होगा यार आज। ओके, चेस्ट पेन हो गया। चेस्ट पेन जो क्या क्या हो सकती है कि किस वजह से? या तो उसे कार्डिक मसला है, या कोई पल्मोनरी डिजीज़ है, टीबी हो गया, नमूनिया हो गया, या इंटेस्टाइनल या फिर गाल ब्लैडर की कोई है। वो नर्व जो सप्लाई कर रही है वो उनकी सेम होती है रूट वैल्यू इस वजह से, या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, सर्टीन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल चेंज थोरेक्स हो गया। अच्छा, रिब केज जो होता है ना, जो कह रहा है जिस तरह एज बढ़ती जाती है रिब केज जो है रिजिड हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। बच्चों में रिब की जो है ना वो गोल होता है और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ओसिफिकेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाता है, ठीक है। स्टूप से काइफोसिस हो गया, मतलब झुका हुआ जो होता है ना इन ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ डिजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया। काइफोसिस जो लाठी के सहारे जो एक बुज़ुर्ग चल रहे होते हैं टेढ़ी कमर करके, उन्हें काइफोसिस कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो है ना वो डिजनरेशन हो जाती है। डिक्रीज इन चेस्ट कैपेसिटी हो गया। चेस्ट क्योंकि वो उतना वॉल्यूम नहीं कैरी कर पाती, इसलिए वो थोड़ा झुक के, इसलिए उन्हें सांस भी अच्छा आता है झुकने के ऊपर। डिसयूज ऑफ द थोरेसिक एंड एब्डोमेन, मतलब जो बाबे जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं करते थे जवानी की उम्र में, वो
फिर उनके थोरेसिक और एब्डोमिनल मसल भी कमज़ोर होंगे, कैन रिजल्ट इन रिस्पिरेटरी मूवमेंट। ओके हो गया। रीजन इलास्टिक टिश्यू इन दी लंग्स एंड ब्रोंकाई। अब एक्सरसाइज नहीं की, लंग्स और ब्रोंकाई जो है ना वो भी डिजनरेट हो गया, और इसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सपायरेशन को वो थोड़ा झुक जाते हैं, जिसे हम काइपोसिस कहते हैं। इसकी वजह से फिर वर्टिब्रल डिस्क भी इन्वॉल्व हो जाती है, और मोस्टली ये होता है पैराडॉक्सल रिस्पायरेशन। अमूमन रिस्पायरेशन क्या होता है, हम इंस्पायर करते हैं तो थोरेसिक वाल बाहर की तरफ आती है, एक्सपायर करते हैं थोरेसिक वाल अंदर की तरफ जाती है। लेकिन पैराडॉक्सल में क्या होता है, ये उल्ट हो जाता है। इंस्पायरेशन के दौरान जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ धंसेगी, एक्सपायरेशन के दौरान चेस्ट बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सल रिस्पायरेशन हो गया। अच्छा, एक होती है फ्लाइल चेस्ट हो गया, ठीक है, और एक पिजन चेस्ट होती है, और एक होती है जो है ना पिजन चेस्ट होती है, फ्लाइल हो गया, और फनल चेस्ट होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ थोरेसिक केज दैट अकर बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो गया। मतलब अगर बहुत से रिब फ्रैक्चर हुए हैं ना, तो उसकी वजह से जो चेस्ट होगी वो ढीली ढाली सी होगी, कहीं से धंसी हुई कहीं से बाहर, इसे हम कहते हैं फ्लाइल चेस्ट। अलाउ सेगमेंट ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल थोरेसिक टू मूव फ्रीली हो गया। अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है सांस लेने और बाहर निकालने के दौरान ना। अलाइंग लूज सेगमेंट टू मूव इनवर्ड इन इंस्पायरेशन एंड आउटवर्ड ऑन एक्सपायरेशन। मतलब पैराडॉक्सल इंस्पायरेशन हो रही है जब मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हों, मसलन बॉक्सिंग के दौरान अगर होगी है फ्रैक्चर, तो वो जब सांस लेगा तो अंदर की तरफ जब इंस्पायर करेगा तो चेस्ट भी अंदर ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको सपोर्ट ही नहीं है, लेटरल थोरेसिक वाल टूटी हुई है सारी की सारी रिब की। वही पैराडॉक्सल इंस्पायरेशन का एक केस ये हो गया। पेनफुल, ये इंजरी बहुत ही पेनफुल है कसम से, काज इंजरी टू फेलियर हो गया। एक वो मूवी है अपने मूवी, आप देखिएगा, उसके अंदर वो चेस्ट के बॉक्सिंग वाली, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी इन माई चाइल्डहुड, उसके अंदर जो बॉक्सिंग में पंच लगता है ना, वो आप देखने लगिएगा। इंजरी टू फ्रेनिक नर्व हो गया। अच्छा, फ्रेनिक नर्व किसको करती थी? डायाफ्राम को करती। प्रोड्यूस पैरालिसिस ऑफ दी क्रॉसपॉन्डिंग हाफ ऑफ द डायाफ्राम हो गया। इट रिजल्ट इन पैराडॉक्सल रिस्पायरेशन। हमें पता है डायाफ्राम जो है ना वो डोम शेप्ड होता है नॉर्मल कंडीशन में। इंस्पायरेशन के दौरान जो है ना लेस डोम हो जाता है ताकि लंग्स को कैपेसिटी मिले। अब इसको फ्रेनिक नर्व जो है ना वो सप्लाई करती है। अब इसकी अगर फ्रेनिक नर्व ही यहाँ से मैं डैमेज कर दूँ, ठीक है, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। एक्सपायरेशन के दौरान ये नीचे चला जाएगा। ये फिर पैराडॉक्सल इंस्पायरेशन की ये मूवमेंट हो गई है। ओके ओके। Sternum is common site for bone marrow biopsy because it possesses hematopoietic marrow हो गया throughout the life because of breath हो गया, subcutaneous position हो गया। स्टर्नम को कह रहा, वही मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ना बायोप्सी लेनी हो कैंसरस सेल की या आरबीसीज के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये स्टर्नम है ना, सपोज ये स्टर्नम है, तो यहाँ से काट देते हैं। इसका एक दो प्लेट होती हैं, एंटीरियर प्लेट होती है, पोस्टीरियर प्लेट होती है। दरमियान एंटीरियर प्लेट काट के 0.3 सीसी जो है ना ऊपर वाली साइड से ना 0.3 सीसी जो हमें वो बोन मैरो वहाँ से ले लेते हैं इंजेक्शन के अंदर, जैसे भी होगा। नीडल पैरिसन कॉर्टिकल बोन हो गया एंड इंटर इंटू द स्पॉन्जी बोन, वही कॉर्टिकल बोन से स्पॉन्जी बोन के अंदर पिक करते हैं। सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग ऑफ थोरेसिक इंटरनल प्लूरल कैविटी का थोरेक्टमी। मतलब हमने सर्जिकल करिए थोरेक्स को ना किसी भी काम के लिए ओपन करना, इसको हम कहते हैं थोरेक्टमी। एक्टमी जो जहाँ भी लफ्ज़ आए उसका मतलब है चीर फाड़ करनी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, स्किन को काटेंगे, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को, फिर सीरेटस इंटीरियर को, फिर पैक मेजर हमें पता है वो होगा, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गया, फिर वो इनर मोस्ट इंटरकोस्टैलिस एंटेमाई हो गया, एंडोथोरेसिक फेशिया हो गया, पैराइटल प्लूरा हो गया, फिर एंटीरियर थोरेक्टमी इन्वॉल्व एच शेप्ड हो गया। मतलब हम कट यूँ लगाते हैं, सर्जन जो होता है ना वो यूँ कट लगाता है, एक यहाँ से लगाएगा, एक यहाँ से लगा, फिर दरमियान से लगाएगा, ठीक है, दरमियान से कट लगा के फिर यहाँ से और यहाँ से, ताकि ऊपर से भी खोल सके और साइडों से भी खोल सके। इसे हम कहते हैं एच शेप्ड जो होता है ना, कट होते हैं इन थ्रू आउट दी पेरिकॉन्ड्रियम हो गया, कोस्टल कार्टिलेज हो गया, कॉमन इन 4 to 5 हो गया, ठीक है। 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो हो हम थोरेक्टमी मोस्टली करते हैं, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे हमें ना वो एपेक्स बीट भी मिलती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे, इसी वजह से वो 4th और 5th जो है ना ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद कैन शेलिंग आउट ऑफ दी कार्टिलेज टू इंटर दी थोरेसिक कैविटी हो गया। अब 5th से 7th इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना वो कह रहा है इंपॉर्टेंट है फॉर पोस्टीरियर थोरेक्टमी। अगर एंटीरियरली करनी है तो 4 to 5 इंटरकोस्टल, अगर पोस्टीरियरली करनी है तो 5th से 7th जो होता है ना वो इंटरकोस्टल स्पेस होती है। लेटरल अप्रोच इज मेड पेशेंट लाइंग ऑन द कोलेटरल साइड हो गया, अपर लिम्ब इज अबडक्टेड हो गया ना। अच्छा, वो कह रहा है अगर हमने लेटरल साइड से कोई चीज़ देखनी है ना,
तो हम पेशेंट को एक साइड पे लिटा के उसके बाजू ना ऊपर की तरफ यानी ओवर हेड अबडक्टेड 90 डिग्री से अबाव करके फिर हम उसकी ना थोरेक्टमी करते हैं। अच्छा, मीडियल स्टर्नेक्टमी, स्टर्नेक्टमी मतलब स्टर्नम को काटना। स्टर्नम स्प्लिट इनटू द मीडियन प्लेन हो गया एंड रिट्रैक्टेड हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिब एंड कार्टिलेज अलाउ द सर्जन टू गेन ईजी एक्सेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्यूमर फ्रॉम द लंग हो गया। अब किसी की ना कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है तो हम इसे कहते हैं कैबेज, कोरोनरी आर्टरी जो बाईपास होता है ना, बाईपास ग्राफ्ट, इसको शॉर्ट में कैबेज कहते हैं। अब आपने अगर वो ना किसी कार्डिक पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ी है, वहाँ पे कैबेज आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ये लफ्ज़। वो क्या करते हैं, स्टर्नम को दरमियान से काट के राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर कोरोनरी आर्टरी जो है ना उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है। वहीं पे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, वहाँ से ग्राफ्ट लेकर कोरोनरी आर्टरी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्यूमर है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज, इंटरकोस्टल मतलब इंटरकोस्टल स्पेस में वेन, आर्टरी और नर्व होता है ना, इंटरकोस्टल स्पेस की जो होता है ना रिब के अंदर जो ग्रूव होता है सब कोस्टल ग्रूव, उसके अंदर जो होता है ना ये वेन, नर्व, वेन, आर्टरी और नर्व, ये कॉम्बिनेशन होता है। हम प्रिक कहाँ से करते हैं, देखो ना, ये सपोज एक ऊपर वाली रिब है, ठीक है, ये होगी नीचे वाली रिब हो गया, ये दरमियान में होगी इंटरकोस्टल स्पेस। तो डॉक्टर से क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिक नहीं करते क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे इंटरकोस्टल ग्रूव है, यहाँ पे वेन, आर्टरी और नर्व पड़ी हुई है। तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है, नीचे वाली जो रिब है उसका अपर बॉर्डर और इंटरकोस्टल का जो है ना लोअर जो पार्ट है वहाँ से, यहाँ से करके प्रिक करेगा अगर उसने नर्व ब्लॉकेज करनी है। यहाँ से करेगा तो मोस्ट कॉमन है कि यहाँ से ये जो नर्व गुजर रही है ना ये डैमेज हो जाए, ठीक हो गया। ये आपने बात नहीं भूलनी, ये वाई में पूछती है कि हमने जो इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज करना है वो क्या करना है। मैं बताता हूँ, एनेस्थीसिया ऑफ इंटरकोस्टल प्रोड्यूस इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक इंजेक्ट, कोई भी जो है ना वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन यहाँ से डालते हैं। अब एंटीरियर एंड लेटरल थोरेसिक दी इंटरकोस्टल शुड बी ब्लॉक बिफोर लेटरल कुटेनियस ब्रांच राइज फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन। ब्लॉक इन फॉर रिपेयर ऑफ द लेसरेशन हो गया, वो कह रहा है किसी भी रिपेयर करने के लिए, थोरेसिक एब्डोमिनल वॉल के लिए, वो तो ये सारी चीज़ें। नर्व एंडिंग इम्पल्स कैरिंग इन्फॉर्मेशन पेन रिक्वायर्ड ब्लॉक हो जाती है, नीमोथोरेक्स और हेमरेज आर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर दिस प्रोसीजर होगा। वो कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई आर्टरी वगैरह को लग गई, जो नीमोथोरक्स हो, मतलब लंग्स जो है ना मेडिएस्टियम के अंदर या थोरक्स के अंदर जो है ना वो ब्लड आ जाएगा, या फिर नीमोथोरक्स या एयर कोई ना कोई रह जाए तो ये फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। हिप कप्स मतलब हिचकी, हिचकी का आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, ये डायाफ्राम होता है, ठीक है। डायाफ्राम को करती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अब इरिटेशन ऑफ डायाफ्राम क्या करेगी, फ्रेनिक नर्व को इरिटेट भी करेगी, ठीक है। अगर डायाफ्राम की इरिटेशन है तो फ्रेनिक नर्व को होगी। अच्छा, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन होगी तो डायाफ्राम जो है ना ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमें इस तरह करके हिचकी आती है। अब कोई ज़्यादा ही बुरी निकल आई है। अच्छा क्या होता है, हमारा एपिग्लॉटिस ब्लॉक होता है, लेकिन वो डायाफ्राम क्योंकि अचानक ऊपर मूव करता है तो वो पुश करता है एयर को एपिग्लॉटिस को ओपन करे, तो क्लोज्ड एपिग्लॉटिस के ऊपर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एयर आती है, जिसकी वजह से एक आवाज़ आती है, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ कॉमन इन नॉर्मल इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है, इनवॉलंटरी शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम लिखा हुआ है इन्होंने। अब है ईटिंग और ड्रिंकिंग गेस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब हमने कोई ऐसी गंदी चीज़ खा लिया है, मोस्टली जो है ना ये जो अल्कोहलिक होती है इनमें वो कह रहा हो देखा गया है। वेगस नर्व जो होते हैं ना एंडिंग होती है, रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन ऑफ द वेगस नर्व, गैस्ट्रिक इरिटेशन, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन को जो है ना वो गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब स्टोमिक का कोई प्रॉब्लम है, या फ्रेनिक नर्व यहाँ बता दी है, यूरीमिया मतलब उसे यूरिया लेवल का है, पेरिटोनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम है, किसी भी वजह से डायाफ्राम का ना जो इरिटेशन है ना, पेरिटोनाइटिस हो गया, यूरीमिया हो गया, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन हो गया, या फिर जो वेगस नर्व हो गया, या गैस्ट्रिक इरिटेशन। वेगस नर्व इसी को करती है ना स्टोमिक वाले को, तो उसका वो होकर। नेक्स्ट है हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन हो गया, वेसिलस जोस्टर है चिकन पॉक्स वायरस, एक किस्म का ये वायरस का अटैक है, ठीक है। प्रोड्यूस स्किन लेयन एंड ए शार्प बर्निंग पेन इन द डर्माटोम सप्लाइड बाय इनवॉल्व नर्व, अफेक्टेड एरिया बिकम रेड वेस्कुलर एंड इरप्शन जो होते हैं ना वो उसके अंदर अकर। हर्पीस जोस्टर क्या करता है, स्किन लेजन करवाता है और बर्निंग पेन होती है डर्माटोम के ऊपर से। अच्छा, जो नर्व सप्लाई करेगी उसको भी फिर वो इरिटेट करवाएगा। एक किस्म का ये वायरस है, स्किन के ऊपर ना वो रेडिश कलर की हो जाती है, इसी को वही कह रहा है कि रेड होता है वेस्कुलर ये पेनफुल होती है, बस ये थोरेक्स से रिलेटेड। अब फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू हाल ऑफ द न्यूरल आर्चीज हो गया,
प्रोड्यूसिंग एन ओपन वर्टिब्रल कॉर्नर स्पाइना बाइफिटा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फेलियर ऑफ न्यूरल आर्चेज मतलब दो जो है ना हाफ जो है ना उनकी फेलियर ऑफ यूनियन हो जाए, जिसकी वजह से जो आधी जो है ना स्पाइनल कार्ड रह जाती है, उसे कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ओके हो गया, बिल्कुल इजी है, नाम में ही काम है। फेलियर ऑफ द स्पाइना न्यूरल आर्चेज हो गया, टू फ्यूज हो गया। फेलियर ऑफ बाईलेटरल स्टर्नल बार हो गया, इफ स्टर्नल बार इज वन स्टर्नल बार हाफ इज मीटिंग, मतलब एक स्टर्नल बार है दूसरा नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं हेमी वर्टिब्रा। अगर दोनों हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं हुए तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पाइना बाइफिडा। अगर एक है दूसरा नहीं है तो हेमी वर्टिब्रा, ये वाला। ओके हो गया। अब हाफ ऑफ दिस स्टर्नम में नॉट फ्यूज विद कंप्लीट स्टर्नल क्लेफ्ट, ये स्टर्नम में भी हो सकता है। अब स्टर्नम के अंदर क्या होता है, एक्टोपिक कॉर्डिस हो जाता है, प्रोट्यूड हो जाता है, वो हार्ट में प्रोड्यूड आउटर। वो कह रहा है कि स्टर्नम के लेफ्ट कभी कभी ना आपस में नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें हार्ट जो है ना वो बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए, इसे हम कहते हैं एक्टोपिक कॉर्डिस हो गया। एक्टोपिक कॉर्डिस, कार्डिक मीन हार्ट, एक्टोपिया मीन जो होते हैं ना अपोज फॉल्स हार्ट, एक किस्म का। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका स्टर्नम फ्यूज नहीं होता, एक्टोपिक कार्डिस वाले, उनका जो है ना हार्ट बाहर से हमें पंप करता नज़र आता है। स्पेशल एक ना वो पाउच सा बना होता है, उसके अंदर हार्ट पंप करता नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे वो फ्यूजन नहीं हुई होती स्टर्नम की, इस वजह से। इनकम्प्लीट फ्यूजन लीड टू स्टर्नल फोरामेन हो गया, स्टर्नम के अंदर एक जो है ना वो फोरामेन हमें नज़र आएगा। स्कोलियोसिस इज नॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम हो गया, लेटरल कर्वेचर वर्टिब्रल, वाइल काइफोसिस जो होता है ना वो एबनॉर्मल हम्प्ड बैक अपीयरेंस इन दी वर्टिब्रल, मतलब अगर एक पर्सन यूँ झुका हुआ है इसे हम कहेंगे काइफोसिस, ठीक हो गया। स्किलियोसिस एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर, मतलब बंदा तो सीधा खड़ा होता है लेकिन उसके पीछे से देखें ना तो यूँ उसको नजर आए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं खड़ा हुआ होगा, जिस तरह फौजी खड़े होते हैं वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक तरफ यूँ करके खड़ा होगा, इसे हम कहते हैं स्किलियोसिस। जबकि काइफोसिस जो है बिल्कुल झुका हुआ बाबा जी, वो काइफोसिस होता है। स्टर्नम इज प्रोजेक्टेड अब नॉर्मली। अच्छा, दो कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया, पिजन चेस्ट होता है और एक होती है फनल चेस्ट हो गया। फनल किस तरह होती है, अंदर की तरफ धरिए, पिजन अभी कभी हमने कबूतर को पकड़ा हो ना तो उसके नीचे जो एक होती है ना सीने की तरफ देखिए, तो बाहर की तरफ ना यूँ आपको एक वी शेप्ड जो है ना वो हड्डी नज़र आएगी, इसे इसकी वजह से हम पिजन चेस्ट कहते हैं। ह्यूमन में भी अगर बाहर की तरफ आपको वी शेप जो है ना वो स्टर्नम नज़र आए तो इसे हम कहते हैं पिजन चेस्ट। अगर अंदर की तरफ धंसी हुई नज़र आए ना, मतलब घड़ा सा एक बना हो, तो इसे हम कहते हैं फनल चेस्ट। इसका दूसरा नाम अमूमन जो कंफ्यूज करते हैं ना, पेक्टस कैविनेटम और एक्सकवेटम। कैविनेटम मतलब के ग्रेव से मैंने याद किया, वो कबर, केव कबर हो गया, यूं वाली कबर मतलब बाहर की तरफ है, एक्सकवेटम मतलब अंदर की तरफ, एक्स अंदर की तरफ। ओके हो गया, मैंने तो यूँ याद किया, वो आप जिस तरह मर्जी कर लीजिए अभी तक, और मुझे याद है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना नॉचिंग और रिब हो गया। रिब के ऊपर जो वो है ना वो कह रहा है कि कुछ हमने ना रिब्स देखी, उसके ऊपर नॉचिंग हमें नज़र आई है। अब सपोज़ ये रिब है, ठीक है, ये वाली रिब है, इसके ऊपर जो है ना वो मल्टीपल ये रेड रेड आप समझ लें नॉचिंग हमें नज़र आ रही है। क्यों आ रही है, वो कह रहा है कि किसकी नैरिंग ऑफ दी कोआक्टेशन ऑफ नैरिंग ऑफ एयोटा हो गया। देखें, ये होती है जनाब डिसेंडिंग एयोटा, ठीक है, असेंडिंग एयोटा, आर्च ऑफ एयोटा, डिसेंडिंग एयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोआक्टेशन हो गई है, ठीक है, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, कम जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो इंटरनल थोरेसिक से आ रही है ना, वहाँ से इंटरनल थोरेसिक इंटरकोस्टल आर्टरी, वो इनास्टम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से यहाँ पे सारी की सारी रिप पड़ी हुई हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, ये प्रेशर डालेंगी इसके ऊपर, ठीक है, ये रिप स्पोज पड़ी हुई है ना, तो यहाँ से जो है ना वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी यहाँ पे इसके ऊपर एक नॉचिंग सी पैदा कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर देर तक जो है ना वो ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ रहा है, तो वो प्रेशर जो है इसके ऊपर नॉचिंग कर देगा, इसे हम कहते हैं नॉचिंग ऑन द रिब हो गया। कोआक्टेशन ऑफ द नैरिंग ऑफ एयोटा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी गेट इनलार्ज्ड ग्रेटली टू प्रोवाइड कोलैटरल सर्कुलेशन। अब नीचे तक तो सर्कुलेशन देनी ही देनी है ना, यहाँ तक तो ब्लॉक हो गया, तो फिर ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आएगी मदद करने के लिए और सारी ब्लड सप्लाई को कोलैटरल सर्कुलेशन करवाएगी। प्रेशर ऑफ इनलार्ज आर्टरी प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक नॉचिंग ऑन द रिब हो गया, सेम वही बात। अच्छा, व्हेन डिस्क इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन इन एनालस फाइब्रोसिस मे रैप्चर लीडिंग टू प्रोलैप्स ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस हो गया। डिस्क की यानी ऊपर जो वर्टिब्री होती है, नीचे वर्टिब्री, दरमियान में क्या होती है इनके न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, साइडों पे एनालस फाइब्रोसिस होता है, ये ऐसे ही होता है ना। होप्स हो यार, फोकस एक मिनट करने दें मुझे। ओके,
अब वो कह रहा है कि स्ट्रेन हो गया एनुलस फाइब्रोसिस, यहाँ पे ऊपर कोई भी हमें ना स्ट्रेन कोई भी झटका लगा तो क्या होगा, ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगी, साइड पे हो जाएगी डिस्क। अब क्या होगा, माइनर स्ट्रेन होगी इन एडिशन टू प्रोलैप्स की न्यूक्लियस पल्पोसिस इंटरनल डी अरेंजमेंट ऑफ द डिस्क में आल्सो। डी अरेंजमेंट होगी इस डिस्क की, प्रोलैप यूजुअली पोस्टीरियर लेटर पीछे की तरफ और लेटरल साइड पे मोस्टली होती है, ये आपने बात नहीं भूलनी। प्रोलैप्स न्यूक्लियस पल्पोसिस पास अपॉन दी एडजेसेंट नर्व हो गया। अब यहाँ से जो नर्व जा रही थी, ठीक है, तो अगर थोरेसिक है तो थोरेसिक नर्व हो गया, उसके ऊपर पेन करेगी। अगर शियाटिक है तो शियाटिक नर्व के ऊपर पेन करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, नर्व जहाँ जहाँ वो नर्व कर रही है वहाँ पर मामला ख़राब है। इरिटेशन ऑफ इंटरकोस्टल का सीवियर पेन इन दी रेफर हो गया, वही है कि जहाँ अगर वो इरिटेशन ऑफ नर्व होगी तो वह जहाँ जहाँ सप्लाई करेगी। पेरिफेरल टर्मिनेशन नर्व हो गया, जिस इन्होंने रूट पेन और गर्डल पेन हो गया। अगर चेस्ट और एब्डोमेन की इंटरकोस्टल नर्व का सीवियर पेन व्हेन इज रबड फ्रंट ऑफ द चेस्ट, और अगर वही इरिटेशन ऑफ नर्व एब्डोमेन या थोरेक्स को करती है तो जहाँ जहाँ करेगी वहाँ पेन करेगी, इसको हम कहते हैं रूट पेन और गर्डल पेन। पास फ्रॉम दी वर्टिब्रल कॉलम में लीड टू ट्रैक अलोंग दी थोरेक्स, यानी ये इंटरकोस्टल की इरिटेशन कैसे हो सकती है, कोई पस वगैरह जो है ना यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में अब रह गई है, वो क्या करेगी, जिस जिस तरह नर्व जा रही है उसके साथ साथ ना जाएगी। अब पस तो अच्छी नहीं है, वो क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, उसकी इरिटेशन करवाएगी न्यूरोवेस्कुलर बंडल के ऊपर, और क्या करेगी, थोरेसिक नर्व, डॉर्सल नर्व, कुटेनियस ब्रांचेस जो भी इसको सप्लाई कर रहा है ना उसको डैमेज करेगी। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लिनिकल डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सारे के सारे थोरेक्स वाले आपके पास पहुँच जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं ये फोकस कर देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फ़ॉल्ट फ्री जो है ना आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, फिर भी इंसान खता का पुतला है, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।